सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का ये कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन वीडियो आप सबों के लिए रामबाण साबित होगा। इसीलिए कि आपके एग्जाम में वर्कशॉप कैलकुलेशन से संबंधित 50 प्लस सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो डिट्टो फॉर्मूला से रिलेट करते हैं। तो अगर आपके माइंड में कंप्लीट चैप्टर का फॉर्मूला है तो मेरे मित्र 10 से 15 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हो। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन सभी के कंप्लीट फार्मूला रिवीजन की बात करेंगे। और ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का पीडीएफ आप सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी छात्र जो समय बचा है उसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कंप्लीट रिवीजन मारना चाहते हैं, मेरे हिसाब से केवल वही पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस बैच में। ये बैच अभी केवल और केवल आप सबों की सुविधा के लिए 299 में अवेलेबल करा दिया गया है। और मेरे मित्र, ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बैच से संबंधित जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इस बैच में वही छात्र जुड़े जो रिवीजन के पर्पस से आना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे मित्र अभी जो आपके पास समय है इसमें आपको केवल और केवल रिवीजन करना चाहिए और आप केवल वही पढ़ना चाहते हो जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए ये बैच अभी भी रामबाण साबित हो सकता है और इसीलिए टीम के द्वारा इस बैच का प्राइस आप सबों के रिवीजन के लिए सर बेहद ही कम कर दिया गया है। केवल और केवल 299 में अवेलेबल है आप सबों के लिए। अच्छा, यहां पे इस चीज को आगे करने से पहले हमें यह समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में कंफ्यूजन है कि गुरुजी ये वर्कशॉप कैलकुलेशन क्या है। बहुत सारे छात्र इसको नया समझते हैं। मेरे भाई, जब आप आईटीआई करते हो, चाहे वो 2 ईयर का प्रोग्राम हो या 1 ईयर का प्रोग्राम हो, तो आपके आईटीआई ट्रेड में जब आप कॉलेज में रहते हो तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन नाम से कुछ चीजें पढ़नी होती है, जिसमें आपके मैथ्स के भी कुछ पोर्शन आ जाते हैं और साथ में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के पोर्शन आ जाते हैं। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो एक माहौल बना हुआ है, एक्चुअली में मेरे मित्र ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन के रूप में आपके आईटीआई ट्रेड में जो चैप्टर पढ़ने होते हैं वो चैप्टर आपका कौन कौन सा है? सर, पहला होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिंपल मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी के साथ आप मैथ्स के भी पोर्शन को जोड़ दें, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन या फिर और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इन्हीं सब को मिला करके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोला जाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्कशॉप कैलकुलेशन कोई उड़ती हुई चिड़िया नहीं है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पोर्शन आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं वही है। और आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो साइंस के पोर्शन मिलते हैं, जिसको आप बेसिक साइंस के रूप में रेफर करते हैं, वो मेरे मित्र यही टोटल 7 चैप्टर है। और आज के इस सेशन में हम लोग बारी बारी से इन्हीं 7 चैप्टर के कंप्लीट फार्मूला का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा किसकी कर लेते हैं? यूनिट एंड मेजरमेंट की। सर, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। यूनिट एंड मेजरमेंट की जब भी आप बात करोगे तो सबसे पहले आप भौतिक राशि को ढूंढोगे। और मेरे मित्र याद रखना कि भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं सर, फिजिक्स के टर्म को, जिस फिजिक्स में जो नियम है या जो कुछ रूल हैं, उसको जिस टर्म के सहारे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वही भौतिक राशि है। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में आप बल पढ़ते हो तो बल क्या है? भौतिक राशि है। आप द्रव्यमान पढ़ते हो, द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि का सीधा सा कंसर्न ये है कि भौतिकी के नियम को जिस पदों के सहारे व्यक्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब ध्यान रखना, यहां पे आपको बहुत सारे बेसिक सवाल पूछे गए थे। मेरे मित्र, भौतिक राशि मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? मूल राशि, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका? व्युत्पन्न राशि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान रखना, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब मूल राशि की संख्या निश्चित है। ये टोटल कितने हैं सर? 7। और मूल राशि किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। और जो मूल राशि हैं वो कौन कौन से हैं? तो सर, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इसी को आप लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण के रूप में देखते हो। तो ये टोटल 7 हैं और यही मूल राशि है। ये किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं।
और मेरे मित्र इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। जबकि अगर हम व्युत्पन्न राशि की बात करें तो व्युत्पन्न राशि में आपका कौन आ जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी द्रव्यमान आ जाएगा। ये मूल राशि पर सॉरी द्रव्यमान नहीं आएगा, चला द्रव्यमान तो हमारा बेस क्वांटिटी है। मूल राशि की बात कर सॉरी व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, आयतन आ जाएगा, क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब। मतलब आप ये सिंपल सा लॉजिक समझो कि इस सातों राशि को छोड़ के बाकी और जो भी राशि आपको देखने को मिलेगा वे सब के सब व्युत्पन्न राशि होंगे। क्यों? क्योंकि व्युत्पन्न राशि वो राशि होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मूल राशि का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे मित्र ध्यान में रखना कि कोई भी भौतिक राशि होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, आगे हम आपको बताएंगे भी, लेकिन यहां पे फिलहाल के लिए आप समझ लेंगे कि दो चीजें क्या होती है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका मात्रक। जैसे कि आप लंबाई बोलोगे कि कोई भी चीज कितना लंबा है तो आप कहोगे 5 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है, तब 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर क्या है, मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा मात्रक। अब सवाल यह है कि गुरुजी ये मात्रक क्या होता है? मेरे मित्र किसी भी भौतिक राशि का जो मानक माप होता है, जैसे लंबाई के लिए आप मानक माप मीटर लेते हो, सेंटीमीटर लेते हो, या फिर आप बल के लिए न्यूटन लेते हो, तो किसी भी भौतिक राशि का जो मानक माप है वो उस राशि का मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। और याद रखना कि ये मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है आपका मूल मात्रक, एक होता है आपका मूल मात्रक और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी मूल मात्रक क्या होगा? तो मेरे भाई मूल राशि के जो मात्रक होंगे उसको मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे गुरुजी 7। क्यों? क्योंकि मूल राशि 7 है। जैसे लेंथ का यूनिट आप सभी क्या लिखते हो? मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का परिमाण का यूनिट आप सभी लिखते हो मोल। तो ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ये एसआई यूनिट है और ये मूल मात्रक है। तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल पूछ लिया जाए कि मूल राशि की संख्या, आप कहेंगे 7, मूल मात्रक की संख्या आप कहेंगे 7। अब ध्यान देना, ये सवाल पूछा गया था कि एसआई यूनिट में कितने मूल राशि हैं, आप कहेंगे 7, कितने मूल मात्रक हैं, आप कहेंगे 7। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि संपूरक राशि की संख्या कितनी है? सर 2। संपूरक राशि की संख्या कितनी है? 2। तो संपूरक राशि की संख्या 2 है तो संपूरक मात्रक भी कितने होंगे? 2 होंगे। और याद रखना कि संपूरक राशि कौन कौन से हैं? एसआई के संपूरक राशि कौन कौन से हैं? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बहुत सरल है, पहला है हमारा ठोस कोण, ठीक है, नहीं पहला हम समतल कोण लिखेंगे, प्लेन एंगल, ठीक है, समतल कोण जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। और याद रखना कि इसका यूनिट क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी रेडियन, समतल कोण का यूनिट रेडियन। और दूसरा कौन सा होगा? सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कोण। और मेरे भाई इसका यूनिट क्या होता है? एस्टेरेडियन। क्या होता है? एस्टेरेडियन। तो याद रखना ये चीज कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों संपूरक राशि हैं और इस दोनों के यूनिट रेडियन और एस्टेरेडियन है। तो रेडियन और एस्टेरेडियन क्या है? संपूरक मात्रक है। अब मेरे मित्र याद रखना, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि मात्रकों की पद्धति, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि मात्रकों के मूल रूप से 3 पद्धति हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहला है हमारा एफपीएस सिस्टम, दूसरा सर सीजीएस सिस्टम, और तीसरा क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखना, तीसरा हमारा एमकेएस सिस्टम है। अब याद रखेंगे कि यहां पे एफपीएस सिस्टम में हमारा जो लेंथ है उसका यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट फुट हो जाता है, मास का यूनिट क्या हो जाता है मेरे मित्र? पाउंड हो जाता है, और टाइम का यूनिट क्या हो जाता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी सेकेंड हो जाता है। तो मेरे भाई एफपीएस यूनिट को हम लोग फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम भी कहते हैं, और फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि इस एफपीएस सिस्टम को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे ब्रिटिश सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश पद्धति या एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट होगा, मास का यूनिट पाउंड होगा, टाइम का यूनिट सर सेकेंड हो जाएगा। अब मेरे मित्र याद रखना कि ये जो सीजीएस सिस्टम है इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। और एमकेएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति का संशोधित रूप। और एमकेएस पद्धति भी क्या है, मीट्रिक प्रणाली ही है। मेरे मित्र याद रखना कि ये जो सीजीएस है, यहां पे लेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट हम लोग क्या लेंगे, आप सभी कहेंगे ग्राम, और टाइम का यूनिट क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी सेकंड हो जाएगा। तो इसको मेरे मित्र सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी हम लोग कहते हैं। एमकेएस में आप सभी याद रखेंगे कि लेंथ का यूनिट हम लोग मीटर लेते हैं, और जो आपका मास है उसका यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, केजी लेते हैं, और टाइम का यूनिट क्या होता है सर, सेकेंड हो जाता है। मेरे मित्र एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस के बाद जो आप एसआई सिस्टम पढ़ते हो वो एक्चुअल में क्या है, एसआई सिस्टम, जिसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स कहते हैं, एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है, और एमकेएस सीजीएस पद्धति का संशोधित रूप है। तो याद रखना कि एफपीएस सिस्टम को सर ब्रिटिश पद्धति, सीजीएस और एमकेएस को आप सभी कहेंगे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और मेरे मित्र आप जितने भी भौतिक राशि का मेजरमेंट करते हैं तो आप सभी एसआई सिस्टम में करते हैं, जो कि क्या है, एमकेएस सिस्टम का संशोधित रूप है, जिसमें लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। बोलो इतनी सी बात आपके माइंड में रहेगी, आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी। अब ध्यान देना, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए आंकिक मान तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मे भी अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए निम्न में से किस दो चीजों की आवश्यकता होती है, आप कहेंगे आंकिक मान और आप सभी कहेंगे मात्रक। जैसे अगर हम लोग लंबाई लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 5 मीटर। तो यहां पे ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मीटर है इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम कहें 5 न्यूटन, तो 5 में ये न्यूटन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सॉरी न्यूटन क्या है, आप कहेंगे सर यूनिट है। अब इसी तरीके से आप 10 पास्कल कह लो या 10 केजी कह लो, तो आप सभी कहेंगे कोई भी भौतिक राशि होगा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आंकिक मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होगी। अब ध्यान देना कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है इसमें संबंध होता है। क्या संबंध है, तो मेरे मित्र भौतिक राशि का आंकिक मान उसके संगत मात्रक के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मैंने लिखा कि भौतिक राशि का आंकिक मान, तो आंकिक मान को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और संगत मात्रक इसको u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना भैया मेरे कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u, जहां पे n क्या है, आंकिक मान, और u क्या है, आप सभी कहेंगे मात्रक। और मेरे मित्र याद रखेंगे कि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n और u, यानी कि आप कह सकते हो कि जो भौतिक राशि के आंकिक मान है और उसका जो संगत मात्रक है उसका गुणनफल 1 के बराबर होगा, जो कि हमेशा नियत होता है। तो याद रखना कि भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भौतिक राशि के दो विभिन्न मात्रक अगर u1 और u2 हो और उसके संगत आंकिक मान क्रमशः n1 और n2 हो, तो भाई साहब आप क्या कहिएगा कि गुरुजी n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2 हो जाएगा। जहां n क्या है, आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है, यूनिट। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय n, और यूनिट मतलब मात्रक, तो मात्रक किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, u से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र, ये अल्पतमान यानी कि लिस्ट काउंट से संबंधित भी सवाल पिछले साल पूछे गए थे। क्या होता है, ये सबसे छोटी माप है जिसको हम किसी उपकरण के सहायता से मेजर कर सकते हैं। ध्यान रखना कि लिस्ट काउंट इक्वल टू हम लोग MSD बटा VSD तो कहते ही कहते हैं। अब आप कहेंगे सर MSD क्या है, मेरे मित्र MSD यहां पे मेन स्केल डिवीजन है। MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। जबकि यहां पे VSD क्या है, आप सभी याद रखना वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पहला फॉर्मूला लिस्ट काउंट का, तो आप ये याद रखेंगे कि MSD बटा VSD होगा। या फिर मेरे मित्र अगर आपके क्वेश्चन में किसी उपकरण का रेंज और उसके विभाजन की संख्या दी हुई हो, तो लिस्ट काउंट आप इससे भी निकाल सकते हैं, परास बटा विभाजनों की संख्या। तो आप ये कह सकते हो कि सर जो लिस्ट काउंट होगा वो परास यानी कि रेंज और विभाजनों की जो संख्या है उसका अनुपात होगा।
या फिर लिस्ट काउंट एमएसडी और बीएसडी का क्या होगा, अनुपात होगा, जहां एमएसडी मेन स्केल डिवीजन है और बीएसडी क्या है सर, बर्नियर स्केल डिवीजन है। तो अगर आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में चीजें देखना है तो इतना याद रखना पड़ेगा। अच्छा, सार्थक अंक से सवाल पूछे गए थे, सार्थक अंक का हम एक अलग छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए पूर्ण कंसेप्ट पे आधारित ले आएंगे इस सेशन के बाद, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बहरहाल इतना तो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट में जरूर रिकॉल हो गया होगा। याद रखना, डायमेंशन फॉर्मूला से भी संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो डायमेंशन फॉर्मूला का भी हम शॉर्ट वीडियो आपको ले आएंगे, आपको सिखा देंगे, आप किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। बहरहाल जो आपका अगला चैप्टर है मेरे मित्र, वो क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं किसकी, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की। मेरे भाई चाल और वेग जैसे ही आएगा तो आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, पहला दूरी, दूसरा विस्थापन। आप कहेंगे बिल्कुल हम समझ रहे हैं, दूरी सर पथ की कुल लंबाई है, मैंने रिवीजन के लिए यहां पे लिख दिया। दूरी अदिश राशि, एसआई यूनिट इसका मीटर होगा। याद रखना दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, सदैव धनात्मक होता है। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप कहेंगे अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, आप सभी कहेंगे विस्थापन कहलाती है। विस्थापन सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि सर इसमें हमें डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। लेकिन याद रखना कि ये दूरी की तरह केवल धनात्मक नहीं होता, यह धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। दूरी की तरह विस्थापन केवल धनात्मक नहीं होता, आप क्या कहेंगे, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। अब यहां पे याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात, यहां पे मैंने नोट करके लिख दिया है। क्या लिखा है कि जो दूरी है वो विस्थापन से बड़ा और विस्थापन के बराबर हो सकता है। मेरे मित्र आप सभी को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि चूंकि दूरी किसी भी रास्ते की कुल पथ की लंबाई होती है, तो इसीलिए दूरी विस्थापन से हमेशा क्या होगा, आप सभी कहेंगे बड़ा होगा। दूरी विस्थापन से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। हाँ, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा, लेकिन एक और शर्त है कि दूरी विस्थापन से बड़ा तो होगा, लेकिन यहां पे मैंने बराबर का भी साइन लिखा है। तो आप कहेंगे सर जब छोटा नहीं होगा तो बड़ा कैसे हो जाएगा। मेरे मित्र जब कोई पिंड किसी सरल रेखीय पथ पर चले, मान लो कि यहां पे कोई व्यक्ति है और ये इस सरल रेखीय पथ पर सीधा चल रहा है, तो आप कहेंगे बिना डायरेक्शन चेंज किए ये सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर चल रही है। तो मेरे मित्र जब कोई पिंड किसी रास्ते पर बिना डायरेक्शन चेंज किए सरल रेखा पर चले, तो उस स्थिति में जो तय की गई दूरी और विस्थापन होगी वो बराबर होगी। तो याद रखना कि दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, आप कहेंगे जब कोई पिंड किसी सरल रेखीय पथ पर बिना दिशा परिवर्तन के चले, तो हम लोग कहेंगे दूरी और विस्थापन बराबर होगा। याद रहेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे भाई जब आप ये कह रहे हो कि सर डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट, देन आप ये भी कह सकते हो कि दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। ये ध्यान में रखना कि दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि अब दूरी और विस्थापन के बाद अगर हम लोग आते हैं तो फिर हमें स्पीड से गुजरना होता है, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि स्पीड जो है वो दूरी बटा समय है, या दूरी और समय के अनुपात को हम लोग चाल कहते हैं। तो याद रखना चाल क्या है, हमारा अदिश राशि, क्योंकि ये दूरी पर डिपेंड कर रही है। और मेरे भाई ये स्पीड जो है ये क्या होगा इसका यूनिट, तो याद रखना इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। और ये क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चाल भी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। चाल हमेशा क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव होगा, ये ध्यान में रखना। अब चाल के बाद औसत चाल की बात करेंगे, कुल दूरी बटा समय। लेकिन यहां पे 2 केस आपको याद रखने हैं, कई बार सवाल पूछा जाता है। क्या कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करे तो उस केस में औसत चाल मेरे मित्र हरात्मक माध्य के बराबर होता है। किसके हरात्मक माध्य, जो भिन्न भिन्न चाल है उसके हरात्मक माध्य के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करे तो औसत चाल
आप कहेंगे दोनों ही चाल के हरात्मक माध्य के बराबर होगा, यानी कि 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 होगा। नेक्स्ट, जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान समय तक चले, यहां पे वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय कर रहा है, तो औसत चाल आपने बोल दिया सर चालों का हरात्मक माध्य होगा, हार्मोनिक मीन होगा, HM इसको कह सकते हो, ठीक है। और जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान समय तक चले तब औसत चाल क्या होगा, दोनों ही चाल का औसत माध्य यानी कि v1 प्लस v2 बटा 2 होगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे कि अगर हम वेग की बात करेंगे तो विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, वेग क्या है, आप सभी याद रखना कि वेग आपका सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है और इसका यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे मीटर पर सेकेंड। औसत वेग की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कुल विस्थापन बटा कुल समय हो जाएगा। और याद रखना कि चाल और वेग का अनुपात भी क्या होगा, एक से बड़ा या एक के बराबर होगा। ये बात याद रखने योग्य है चला जी, कि चाल और वेग का अनुपात आप कहेंगे एक से बड़ा या एक के बराबर होगा। अब एक समान त्वरण के केस में आपका औसत वेग क्या होगा, तो सर प्रारंभिक और अंतिम चाल का औसत माध्य होगा, या आप कह सकते हो u प्लस v बटा 2 हो जाएगा। ये याद रखना कि एक समान त्वरण के केस में औसत वेग VAB u प्लस v बटा 2, यह सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। जब भी आपके क्वेश्चन में किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की चर्चा की गई हो तो उस केस में औसत वेग हमारा u प्लस v बटा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना, त्वरण a इक्वल टू v माइनस u बाई 2 होता है, v माइनस u बाई t होता है, या इसी को वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। मंदन, यहां पे मैंने माइनस a लिखा है तो इसको हम लोग मंदन इक्वल टू ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर त्वरण ऋणात्मक है, अगर त्वरण ऋणात्मक है, त्वरण क्या है ऋणात्मक, तो आप सभी कहेंगे ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होगा चला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मंदन का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सर माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोला जाता है। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के लिए गति के 3 समीकरण है, जिसमें यहां पे पहला नंबर पर लिखा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये आपका प्रथम समीकरण है गति का। ये सर दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये सर दूसरा समीकरण है आपके गति का। और तीसरे नंबर पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा हुआ है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये तीसरा समीकरण है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो गति का समीकरण है ये दो भौतिक राशि के बीच संबंध बताता है। आप कल्पना कीजिए कि चूंकि ये समीकरण एक समान त्वरित गति के लिए है, मतलब हर एक केस में त्वरण समान है, और मेरे मित्र हम आपको ये कह दें कि ये प्रारंभिक वेग 0 है और वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, तो आप सभी कहेंगे 0 हर जगह पे लगा दें, तो आप कहेंगे ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो जब प्रारंभिक वेग 0 हो तो v इक्वल टू ए टी, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। इस स्थिति में याद रखना कि गति का प्रथम समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, वेग और समय के बीच संबंध बताता है, ठीक है। और गति का दूसरा समीकरण सर स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है, और गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। आप कहेंगे गुरुजी एकरा हमरा याद करना पड़ेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रथम समीकरण में बराबर के इस साइड आप कहेंगे अंतिम वेग, और बराबर के इस साइड सबसे लास्ट में समय है, तो वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। द्वितीय समीकरण में बराबर के इस साइड s, विस्थापन, दूरी, स्थिति कुछ भी बोल सकते हो, तो ये s है इधर, और बराबर की साइड t आप कहेंगे स्थिति और समय के बीच संबंध बताएगा। तीसरे समीकरण में ये वेग है और सर बराबर के उस साइड s है, आप सभी कहेंगे वेग और स्थिति के बीच संबंध बताएगा। तो ये तीनों बात भी ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। अब मेरे मित्र याद रखो कि सर्कुलर मोशन, अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही होती है तब उसके गति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। और एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण होता है, कहीं पे लिख लेना। क्यों, क्योंकि सर एक समान वृत्तीय गति में पिंड का वेग सर जो वृत्ताकार मार्ग है उसके हर एक दिशा में बदलते रहता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण होता है। अब मेरे मित्र हम आपको ये कहें कि एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पिंड के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो वृत्ताकार मार्ग का परिधि होगा, तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी ये v इक्वल टू 2 पाई r बटा t हो जाएगा, और अगर यहीं से हम t निकालेंगे तो 2 पाई r बटा v हो जाएगा। याद रखना वृत्तीय गति और रैखिक वेग में एक संबंध होता है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर चल रही होती है तब उसके वेग को रैखिक वेग कहते हैं। तो मेरे मित्र वृत्तीय गति और रैखिक वेग में संबंध ये है कि
रैखिक वेग जो है, रैखिक वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। रैखिक वेग सर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या के बराबर होता है। यहां पे लिख लो आप सभी कि रेखीय वेग इक्वल टू क्या होता है, आप सभी कहेंगे कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। और मेरे भाई ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटा टी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन बटा समय। थीटा को क्या बोला जाता है, कोणीय विस्थापन बोला जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। अब आपको स्पीड एंड वेलोसिटी में कई बार फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से संबंधित भी फॉर्मूला देखने को मिलता है, और पिछले साल के आपके पेपर में मेरे मित्र फोर्स के लिए ये फॉर्मूला काफी यूज किया गया। आप सभी को मालूम है कि जो बल है वो द्रव्यमान गुना त्वरण का गुणनफल होता है। फोर्स द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मेरे मित्र ये जो फोर्स के लिए व्यंजक है ये आपको कहां से मिलता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो मेरे भाई आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T। P2 हमारा अंतिम संवेग और P1 हमारा प्रारंभिक संवेग है, तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग हटाएंगे तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, बटा T कहेंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा। मेरे मित्र जब चूंकि P इक्वल टू संवेग इक्वल टू m भी लिखते हो, वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी F इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बटा टी क्या है, आप सभी कहेंगे बल के लिए फॉर्मूला। तो याद रखना कि संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इक्वल टू क्या होगा, m भी। इसके लिए अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ध्यान देना कि संवेग क्या है हमारा, आप सभी कहेंगे सर ये सदिश राशि। संवेग क्या है, सदिश राशि। बल का यूनिट आप सभी कहेंगे न्यूटन होता है। और याद रखना कि बल का सीजीएस यूनिट मैं यहां पे लिख दूं, बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, पहले तो एसआई यूनिट लिख लो। बल का एसआई यूनिट आप सभी कहेंगे न्यूटन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, बल का सीजीएस यूनिट तो आप सभी ध्यान में रखना कि सर डाइन होता है, ठीक है, बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। अब मेरे मित्र यहां पे ये जो आई या जे है इसको हम लोग आवेग पढ़ते हैं, ठीक है, और आवेग क्या होता है, बल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। मेरे भाई ये जो भी आप देख रहे हो इसको हम लोग प्रतिघाती वेग बोलते हैं, और प्रतिघाती वेग इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आप सभी कहेंगे माइनस एम भी बटा एम, जहां पे ये जो एम है ये क्या है, गोली का द्रव्यमान, एम क्या है, गोली का द्रव्यमान, और ये जो भी है ये क्या है, गोली का वेग। और मेरे मित्र ये जो m है ये क्या है, आप सभी कहेंगे बंदूक का द्रव्यमान। हालांकि ये फॉर्मूला आपके CBT 2 में नहीं पूछा गया है कभी, लेकिन फिर भी आपके कंसेप्ट को रिकॉल करने के लिए मैंने यहां पे बता दिया है, ठीक है। अगर एग्जामिनर का मूड फिरा और पूछ दिया तो उस केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रतिघाती वेग का मतलब हुआ जब आप बंदूक से गोली फायर करते हो तो गोली आगे जाता है और बंदूक पीछे आता है, तो गोली फायर होने के बाद बंदूक के पीछे आने का जो वेग है उसी को प्रतिघाती वेग कहते हैं। फॉर्मूला v इक्वल टू माइनस एम बी बटा एम होता है, ये ध्यान में रखना। अब मेरे मित्र स्पीड एंड वेलोसिटी से संबंधित अगर सवाल पूछे जाएंगे और उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए तो वो इतना ही है। अगला चैप्टर आपका क्या है, तो मेरे मित्र अगला चैप्टर है मास, वेट एंड डेंसिटी। आइए अब हम लोग मास, वेट एंड डेंसिटी की चर्चा कर लेते हैं। मेरे मित्र ध्यान दो यहां पे कि मास, वेट एंड डेंसिटी में सबसे पहले जो हमें चर्चा करना है वो क्या है, सर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है। हालांकि द्रव्यमान की जब भी आप बात करते हो तो क्या कहते हो कि गुरुजी द्रव्यमान किसी भी वस्तु का मौलिक गुण है। इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है तो आप सभी ये देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, इवन एयर में भी मास है। तो मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हो कि सर जो द्रव्यमान होता है वो किसी भी वस्तु का मौलिक गुण होता है, लेकिन फिजिकली अगर आप किसी भी वस्तु की मास की बात करते हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का संख्यात्मक माप होता है। क्या कहेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का संख्यात्मक माप होता है। अब मेरे मित्र द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग साधारण तुला का उपयोग करते हैं,
और याद रखना कि द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय द्रव्यमान जिसको हम लोग इनर्शियल मास कहते हैं, तो आप सबों को मालूम है F इक्वल टू ma होता है, तो मेरे मित्र m इक्वल टू f बटा a कह सकते हैं। तो याद रखेंगे कि जड़त्वीय द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, mi से। फॉर्मूला f बटा a, f क्या है बल, a क्या है त्वरण। ध्यान देंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान भार बटा गुरुत्वीय त्वरण होता है और गुरुत्वीय द्रव्यमान को mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात 1/1 होता है। अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात, आप सभी कहेंगे गुरुजी 1/1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना कि मास, वेट एंड डेंसिटी में आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना होता है। तो हम लोग भी उसके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। पहला चीज, गुरुत्वाकर्षण बल आप सबों को मालूम है कि दो m1 और m2 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये m1 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है और ये m2 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भाई साहब। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर इक्वल टू m1 इंटू m2 आ जाएगा। याद रखेंगे कि g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो g का जो वैल्यू है वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है, ये पूरे ब्रह्मांड में हर एक जगह पे सेम रहेगा, नियत रहेगा। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जो g है वो गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के द्रव्यमान, इन सभी पर निर्भर करेगी ना, बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक सर किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता, ये पूरे ब्रह्मांड में नियत होता है, ये बात ध्यान में रखना। अब याद रखेंगे कि ये जो आपका कैपिटल G है, इस G का मान क्या होता है मेरे मित्र, इस G का मान होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना कि ये जो वैल्यू है G का, ये वैल्यू किसके द्वारा खोजा गया, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो कई बार सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि जी के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के मान की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने करा, आप सभी कहेंगे हेनरी कैवेंडिश ने करा। सर इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू आपको दशमलव के 3 अंक तक याद रखना है, क्योंकि सवाल में पूछ दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान दशमलव के 3 अंक बाद तक क्या होगा, आप सभी कहेंगे 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब याद रखना कि यहां पे ये जो छोटा वाला जी है ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और मेरे मित्र आप सभी यहां पे लिख भी सकते हो कि गुरुजी ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी कहेंगे कि जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, जहां पे एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और गुरुत्वीय त्वरण है क्या, सर पृथ्वी के गुरुत्व के चलते जो त्वरण उत्पन्न होता है, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जी इक्वल टू जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र याद रखना कि इस छोटे वाले जी के मान में परिवर्तन संभव है, स्थान बदलने से जी के मान में परिवर्तन होता है। याद रखेंगे आप सभी। पहला चीज ये क्या कि सर जी का मान पोल पर, जी का मान पोल यानी कि ध्रुव पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जी का मान विषुवत रेखा बोले तो इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। जी का मान इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा पर सर मिनिमम होता है, ये ध्यान में रखना। अब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और इक्वेटर लाइन पर न्यूनतम होता है, तो अगर हम पृथ्वी तल पे सर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे आप कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। साथ ही एक और चीज ध्यान रखना कि ये G इक्वल टू फॉर्मूला आप देख रहे हो कि जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर है, यहां पे कहीं पे भी वस्तु का द्रव्यमान मेंशन नहीं है। तो याद रखना कि G का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है।
गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे सर जी, स्वतंत्र होता है, यानी कि ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब मेरे मित्र अगला है आपका भार। तो भार इक्वल टू, आप सभी कहेंगे सर भार जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर है। चूंकि मेरे मित्र भार जो है वो क्या है, याद रखना, ये एक प्रकार का बल भी है। भार क्या है, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है। और मेरे मित्र जो भार है इसका यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, तो याद रखना इसका एसआई यूनिट हम लोग न्यूटन लेते हैं। भार का एसआई यूनिट क्या लेते हैं, न्यूटन। चूंकि भार में आप देख रहे हो कि गुरुत्वीय त्वरण है और यहां आपने देखा कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन संभव है। तो मेरे मित्र याद रखना कि अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा तो सर भार में भी परिवर्तन होगा। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा तो भार में भी परिवर्तन होगा। और आप ये कह सकते हो कि भार वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर डिपेंड करता है। याद रखेंगे यहां आपने कहा जी का मान पोल पर मैक्सिमम होता है, तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर आप कहेंगे न्यूनतम होगा। सर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो घटेगा, ये ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र याद रखना कि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पे जी पृथ्वी के जी का 1/6 होता है, पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि चंद्रमा पे वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड कर रही है और आप ये कह रहे हो कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, तो जाहिर सी बात है जब गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार भी क्या होगा, आप कहेंगे 1/6 हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग भार की बात कर रहे हैं तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन तो हमने कह दिया, साथ ही मेरे मित्र याद रखेंगे कि यह सदिश राशि है और भार को किससे मापा जाता है, स्प्रिंग वायलेंस से, यानी कि इसको भार मापने के लिए हम लोग कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। यहां पे आप लिख लेंगे कि मापने हेतु या मापन हेतु कमानीदार तुला स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कमानीदार तुला का उपयोग करते हैं। अब याद रखना कि कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि 1 केजी वेट, 1 किलोग्राम भार कितना के बराबर होता है, पूछा गया है ये सवाल। तो याद रखेंगे भाई साहब आप सभी कि 1 केजी वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बल का गुरुत्वाकर्षी मात्रक कहते हैं। तो 1 केजी वेट 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, यह ध्यान में रखना। अब यहां पे है मुक्त पतन वस्तु के लिए समीकरण। मेरे मित्र मुक्त पतन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है या फिर नीचे से ऊपर जा रही है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे वस्तु फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। ध्यान से समझना कि अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है या फिर ऊपर से नीचे आ रही है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वस्तु फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के रूप में गिर रहा है। अब ध्यान रखना कि अगर हम लोग फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो दो कंडीशन होगा, जब वस्तु क्या हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो, वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो, वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो। तो याद रखेंगे भाई साहब कि पहला समीकरण ऊपर से नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक लेंगे, v = gt होगा। दूसरा समीकरण आप सभी ध्यान रखना, h = ut + ½ gt²। और मेरे मित्र तीसरा समीकरण v² = u² + 2gh होगा, ये ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र अगला चीज आप सभी ध्यान में रखना, वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा था। अब दूसरा कंडीशन ये है कि वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा हो, वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा हो
तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लेंगे, और उस केस में हमारा v क्या होगा सर u माइनस जी टी के बराबर, और h क्या होगा आप सभी कहेंगे ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, और मेरे मित्र v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर। ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप सभी कहेंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो मास, वेट एंड डेंसिटी में मेरे भाई इतना फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब ध्यान देना, इसी चैप्टर में आपको उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ना होता है। आप सभी ध्यान देना, ये उत्प्लावन बल की बातें कहां से करते हैं हम लोग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी वस्तु को हम किसी तरल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आती है, और ये कमी वस्तु पर तरल के द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल, उत्प्लावन बल के चलते आती है। इसी को मेरे मित्र हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के रूप में देखते हैं। तो आप सभी यहां पे ध्यान दो, ये हमारा कोई बीकर है और इसमें ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब आप जल में डुबोते हो तो आप क्या पाते हो, आप पाते हो कि सर जैसे ही इसको जल में डुबोया जाता है इसके भार में कुछ कमी आ जाती है, और ये कमी किसके वजह से आ रही है, तो सर इस तरल के द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, यानी कि इसी को हम लोग ब्यूएंट फोर्स कहते हैं। और मेरे मित्र याद रखना, बहुत ही कॉमन सा चीज है, आप लोगों ने भी कई बार कुएं से पानी भरा होगा। जब आप कुएं से पानी भरते हो और पानी की बाल्टी कुएं में डूबती है तो आपको बाल्टी का भार थोड़ा हल्का महसूस होता है, लेकिन जैसे ही पानी से ऊपर खींचते हो भारी महसूस होता है। जब कुआं में बाल्टी पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है तो उस वक्त उस पर तरल के द्वारा ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लग रहा होता है जो ऊपर की ओर धकेल रहा होता है। तो याद रखना कि जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाएगा तो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है, और जो वस्तु का भार बल है वो नीचे की ओर कार्य करता है। और मेरे मित्र जो उत्प्लावन बल है इसके लिए फॉर्मूला माइनस रो VG है, जहां पे रो क्या है आप सभी याद रखेंगे, तरल का घनत्व है। क्या है, तरल का घनत्व। और मेरे मित्र V क्या है, तो आप सभी कहेंगे विस्थापित द्रव का आयतन, विस्थापित द्रव का आयतन है, ठीक है। और G क्या है, तो आप सभी याद रखना G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। और ये आपको कहां से मिलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत से मिलता है। मेरे मित्रों आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि जो आपका वस्तु पानी में डूबता है तो वस्तु पर जो भार बल और उत्प्लावन बल कार्य कर रहा था वो एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो यहां पे स्टार मार्क देकर के लिख लो कि भार बल एवं उत्प्लावन बल, भार बल एवं उत्प्लावन बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ये बात ध्यान में रखना, एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, ध्यान में रखना। आप सभी देख रहे हो कि भार बल नीचे की तरफ है जबकि आपका उत्प्लावन बल ब्यूएंट फोर्स क्या है सर, ऊपर की ओर। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो वस्तु का भार बल नीचे की ओर, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि उत्प्लावन बल और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपका, इस पे हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर दोनों कार्य करता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर या फिर लेक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप सभी कह सकते हो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का काम करता है। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व इक्वल टू हम लोग रो इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम कहते हैं। याद रखना कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, या आप कह सकते हो कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित द्रव्यमान जो है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। मेरे मित्र याद रखना कि घनत्व का यूनिट क्या होगा, आप सभी कहेंगे घनत्व का SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब। ध्यान देंगे अपेक्षिक घनत्व की जब भी हम लोग बात करेंगे तो सीधे और सरल शब्दों में कहते हैं
किसी वस्तु का जल के सापेक्ष जो घनत्व होता है वो आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। याद रखने वाली बात यह है कि आपेक्षिक घनत्व क्या है सर? विमाहीन राशि। क्या है? विमाहीन राशि। और मेरे मित्र याद रखना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये बात ध्यान में आप सभी रखेंगे। और आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला आप कहेंगे गुरुजी वस्तु का घनत्व बता जल का घनत्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? जब आप किसी ठोस को जल में डुबोते हो तो याद रखना, ठोस का वायु में भार बटा जल में ठोस के भार में जो कमी होगी वो क्या कहलाएगा? ठोस का आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे कुछ कॉमन सी बातें, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जल का घनत्व आप सभी कहेंगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपसे सीजीएस सिस्टम में पूछा जाएगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व 900 केजी पर मीटर क्यूब, और अगर सीजीएस में पूछा जाएगा तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों बात ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। ये मैंने यहां पे बड़ा सा स्टार मार्क देकर के लिखा है कि D1 एवं D2 भिन्न भिन्न घनत्व वाले दो द्रवों को आपस में घोला जाए तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा? 2D1 इंटू D2 बटा D1 प्लस D2। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि अगर दो भिन्न भिन्न घनत्व वाले द्रव को आपस में घोल दिया जाए तो जो मिश्रित घोल का घनत्व होगा आप सभी कहेंगे सर दोनों ही घनत्व के हार्मोनिक माध्य के बराबर होगा, यानी कि 2D1 इंटू D2 बटा D1 प्लस D2 के बराबर होगा। तो ये आपका पूरा मास वेट एंड डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? मास वेट एंड डेंसिटी के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है मेरे मित्र? नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और वर्क एनर्जी एंड पावर को तो आप सभी आसानी से डील कर सकते हैं। मेरे भाई आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन होता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य होना तभी माना जाएगा जब वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो जाए। ध्यान देना कि ऑब्वियसली हम लोग W इक्वल टू एफ कहते हैं, लेकिन अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा हो तो मेरे मित्र किया गया कार्य W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब याद रखेंगे यहां पे कॉस थीटा के 3 वैल्यू जो आपके लिए जरूरी है। क्या? कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू आप सभी कहते हो 1, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू आप सभी कहते हो गुरुजी -1, और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू आप सभी कहते हो गुरुजी 0। तो मेरे मित्र याद रखना कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बने तो आप सभी कहेंगे कि सर किया गया कार्य हमारा धनात्मक होगा। यानी कि अगर हमारा बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप सभी कहेंगे इस केस में कार्य धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। और साथ ही याद रखना कि कार्य मैक्सिमम होगा। कार्य क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बने तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो हम लोग कहेंगे कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और मेरे मित्र कार्य ऋणात्मक होगा और साथ ही साथ आप क्या कहोगे? मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। ध्यान रखना बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो मेरे मित्र कार्य आप सभी कहेंगे 0 हो जाएगा। क्या होगा? कार्य 0 होगा। ये ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावे आपको 2-3 बातें और ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखनी होगी? तो मेरे मित्र अगर विस्थापन बल की दिशा में हो, ठीक है, क्या याद रखेंगे आप सभी कि विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में हो तो आप सभी याद रखना तो कार्य क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी पॉजिटिव। ठीक है, अब यहीं पे आप सभी लिख लो कि विस्थापन बल के विपरीत हो, विस्थापन बल के विपरीत हो तो आप सभी ध्यान रखना कि सर जो कार्य है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। विस्थापन बल के विपरीत होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। मेरे भाई अगर विस्थापन बल के लंबवत हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि सर जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा और कार्य के लिए फॉर्मूला तो आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, इसका एसआई यूनिट आप सभी क्या लेंगे?
आप कहेंगे गुरुजी जूल लेते हैं, कार्य का ऐसा यूनिट जूल लेंगे आप सभी। मेरे मित्र याद रखना कि अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं, किसकी, ऊर्जा की, तो कार्य करने की क्षमता होती है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। और मुख्य रूप से आपको दो प्रकार के ऊर्जा से संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। पहला गतिज ऊर्जा, आप सभी कहते हैं के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। स्थितिज ऊर्जा पी इक्वल टू एम जी एच होता है, इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मित्र जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो क्या होता है सर, के ई प्लस पीई। यांत्रिक ऊर्जा सर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। और याद रखना आप सभी कि गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच। तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच क्या कहलाएगा, आप सभी कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। चूंकि एम ई इक्वल टू के ई प्लस पीई होता है तो हम के ई इक्वल टू एम ई माइनस पीई कह सकते हैं और पी इक्वल टू एम ई माइनस के ई कह सकते हैं। तो ये कॉमन सा सेंस है, यहां पे आप लगा लेंगे। दूसरी बात याद रखना कि स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, के एक्स स्क्वायर, जहां पे ये जो आपका के है ये क्या है, आप सभी कहेंगे सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और मेरे मित्र ये जो एक्स है ये क्या है, चेंज इन लेंथ, यानी कि स्प्रिंग के लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ आप इसको कह सकते हो, चेंज इन लेंथ कह सकते हो, ये ध्यान में रखना, ठीक है। साथ ही ध्यान देंगे गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगा, गतिज ऊर्जा को कभी भी आप ऋणात्मक नहीं कहना, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है। और साथ ही साथ जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ये धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। साथ ही मेरे मित्र गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, तो के इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m। पी क्या है हमारा, संवेग, और m आप कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान। तो ये रिलेशन भी याद रखना कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है के इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m। अब मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान दो कि कार्य ऊर्जा परमय लिखा हुआ है, कार्य ऊर्जा परमय कई बार सवाल पूछा गया है और पिछले पेपर में आपका सवाल आया हुआ था कि सर कार्य ऊर्जा परमय क्या है। तो आप सभी कहेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग कार्य ऊर्जा परमय के रूप में देखते हैं। और W इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहीं पे आप m कॉमन ले लो तो आप सभी कहेंगे कि सर W इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है और कार्य पूछा जाए तो आप कहेंगे कार्य ऊर्जा परमय से हम लोग निकाल लेंगे। बाकी शक्ति कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय आप कह सकते हो। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा में व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। याद रखना कि शक्ति का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, शक्ति का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी वाट लेते हैं। क्या लेते हैं, वाट। अब यहां पे आपको सर दो चीजें याद रखनी होगी, दो चीजें याद रखनी होगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है वाट, ठीक है। वाट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवाट, वाट किलोवाट, के W मेगावाट, MW। तो वाट किलोवाट मेगावाट ये क्या है, शक्ति का मात्रक, क्या है, शक्ति का मात्रक है, ये ध्यान में रखना। वाट किलोवाट और मेगावाट शक्ति का मात्रक। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे वाट सेकेंड, ठीक है, और बात किसकी करेंगे, वाट आवर, बात करेंगे KWH यानी कि किलोवाट आवर, तो ये क्या होगा, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक। क्या होगा, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक, ये ध्यान में रखेंगे। और आप सभी याद रखना 1 kWh इक्वल टू आप कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये भी ध्यान में रखना। आइए, अगर आपको वर्क एनर्जी एंड पावर से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो मेरे मित्र यही फॉर्मूला आपके लिए कारगर साबित होगा, इससे ज्यादा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग का जो अगला चैप्टर है, हम लोग का जो अगला चैप्टर है वो क्या है, सिंपल मशीन। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सिंपल मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला की। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें सिंपल मशीन की तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में सरल मशीन के नाम से जानते हैं। और सिंपल मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला की चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा मशीन और टाइप्स ऑफ मशीन को समझना पड़ेगा।
सर पहला बात ये बताओ हमें कि ये मशीन क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि मशीन जो है वो एक प्रकार की डिवाइस होती है, एक प्रकार का यंत्र होता है जिसको ऊर्जा देने से ये कुछ कार्य करता है। जैसे कि पंखा एक प्रकार का मशीन है, विद्युत ऊर्जा आप देते हो तो ये आपको हवा देती है। मेरे मित्र कोई पंपिंग सेट है, आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी उसमें हम लोग किरासन तेल या डीजल वगैरह डालते हैं तो उसका इंजन चालू होता है और उससे पानी पटाने का कार्य होता है। तो जब भी हम मशीन की बात करेंगे तो आप सभी ये ध्यान रखना कि वैसा यंत्र जिसको कुछ ऊर्जा देने पर हमारे लिए कोई कार्य करता है वो क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। अब मेरे मित्र मशीन को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिंपल मशीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। और मेरे मित्र दूसरा होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड मशीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जटिल मशीन कहते हैं। सर सिंपल मशीन क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि सिंपल मशीन के थ्रू जब हम लोग किसी चीज पे बल लगाते हैं तो बल लगाने से कोई ना कोई कार्य होता है। मतलब यहां पे आप ये कह सकते हो कि सरल मशीन वैसा मशीन होता है जिसको अगर हम कुछ बल देते हैं या परिमाण, बल का जो परिमाण होता है उसके डायरेक्शन में परिवर्तन ला करके ये हमारे कार्य को आसान बना देता है। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सभी कहते हो गुरुजी लीवर यानी कि उत्तोलक है, ठीक है। पुल्ली की बात कर लेते हैं हम लोग, पुल्ली के अलावे आप सभी कहेंगे गुरुजी गियर है, सिंपल मशीन का कार्य करेगा। वेज जिसको हम लोग पेंच के रूप में देखते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, आनत तल, ये सब क्या है सर, सिंपल मशीन है। ये क्या करता है, हमारे द्वारा लगाए गए बल का जो परिमाण होता है या फिर दिशा होता है उसको परिवर्तित करके हमारे काम को आसान बना देता है। कान को नहीं, काम को आसान बना देता है। अब ध्यान रखना कि कॉम्प्लिकेटेड मशीन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सरल शब्दों में कहते हैं कि गुरुजी कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो है ये दो या दो से अधिक सरल मशीन से मिलकर बना होता है। सरल मशीन आप सभी कहेंगे ये बहुत ही सिंपल होता है। ये एक तरह से अगर हम उत्तोलक की बात करें तो मुड़ी हुई या सीधा छड़ होता है। तो मेरे मित्र ये जो कॉम्प्लिकेटेड है नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या होगा, दो या दो से अधिक सरल मशीनों का मिश्रण होगा। अब ध्यान रखना कि आपके सिलेबस में सरल मशीन के बेस्ट एग्जांपल के तौर पे किसके बारे में पढ़ना है सर, लीवर यानी कि उत्तोलक के बारे में पढ़ना है। लीवर क्या होता है मेरे मित्र, ये सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है जो किसी आप कह सकते हो पाइवोट के आगे पीछे या चारों ओर घूमती रहती है। ये किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या आप कह सकते हो चारों ओर घूर्णन करती है। और मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग उत्तोलक की बात करते हैं तो ये डायग्राम हम लोग को आसानी से दिख रहा है। ध्यान रखना कि उत्तोलक के तीन मेन पॉइंट होते हैं जिसमें मेरे मित्र जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। और मेरे मित्र इसी फलक्रम के आप कह सकते हो अनुदिश ये लीवर या उत्तोलक आपका क्या करता है, गति करता है। मेरे मित्र इधर अगर आप बल लगा रहे हो तो ये वाला साइड आपका प्रयास होता है, और अगर इधर से कोई लोड ऊपर उठ रहा है तो आप सभी कहते हैं गुरुजी ये भार होता है। तो मेरे मित्र अगर कोई भी उत्तोलक होगा, कोई भी लीवर होगा तो उसके तीन पॉइंट होंगे, कौन कौन सा, आप सभी कहेंगे एफर्ट बिंदु, फलक्रम पॉइंट और लोड बिंदु। अब मेरे मित्र एफर्ट बिंदु वो बिंदु होगा जहां हमारे द्वारा बल लगाया जाएगा, और लोड बिंदु वो बिंदु होगा जिसके थ्रू लीवर के द्वारा किसी सामान को या किसी कार्य को किया जाएगा, और फलक्रम वो बिंदु है जिसमें आप क्या कहेंगे, लीवर सर घूर्णन करेगा। मेरे मित्र याद रखना कि उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। कभी भी अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है, आप सभी कहेंगे सर 100% से कम होती है। और मेरे मित्र फलक्रम, एफर्ट, लोड, इस तीनों के बेस पे लीवर तीन प्रकार के होते हैं। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्लास लीवर की तो उसमें फलक्रम क्या होता है, आपका बीच में होता है। सेकंड क्लास लीवर की, थर्ड क्लास लीवर की, तो ये सब आपके क्या है, लीवर के प्रकार हैं। ध्यान में रखेंगे कि लीवर के थ्रू हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा उससे हमें मैकेनिकल एडवांटेज MA मिलता है जिसको यांत्रिक लाभ कहते हैं। और ये यांत्रिक लाभ L4 आप सभी याद रखना, लोड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। E4 हमारा आप सभी कहेंगे गुरुजी एफर्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं। और मेरे भाई आप सभी ये कह सकते हो उत्तोलक के लिए जो यांत्रिक लाभ होगा वो क्या होगा, भार और प्रयास का अनुपात।
तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल कर लिया जाए कि भार और प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे यांत्रिक लाभ कहलाता है। और मैंने इसको यहाँ पे शब्द में भी लिख दिया है कि भार एवं प्रयास का अनुपात आप कहेंगे यांत्रिक लाभ कहलाता है। लीवर कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। लीवर की यांत्रिक दक्षता आप सभी कहेंगे सर लोड बटा एफर्ट हो जाएगा, और इसकी जो दक्षता होगी 100% से कम होगी। मेरे मित्र याद रखना कि ये जो उत्तोलक है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे मित्र इसी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर जो दरवाजे में कब्जा लगा हुआ रहता है वो भी कार्य करता है। आप सभी ये ध्यान रखना कि बल आघूर्ण के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आप सभी कहते हैं गुरुजी इसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं, और टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है? बल इंटू बल बाहु, यानी कि फोर्स इंटू फोर्स आर्म। मेरे मित्र अगर हम इसी बेस पे उत्तोलक के सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? भार इंटू भार भुजा किसके बराबर होता है? प्रयास इंटू प्रयास भुजा के बराबर होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे? मेरे मित्र आप सभी समझो कि यहां पे ये हमारा लोड है और ये हमारा एफर्ट है, तो आप इस पॉइंट पे क्या कर रहे हो? आप कहेंगे सर फोर्स लगा रहे हैं, और जो आपका लीवर है वो इस पॉइंट के थ्रू क्या कर रहा है? सर ऑब्जेक्ट को उठा रहा है। ए पे आप बल लगा रहे हो, बी पे आप उठा रहे हो। मेरे मित्र ये वाला पॉइंट क्या है? आप सभी कहेंगे फलक्रम। ध्यान देना कि यहां से यहां तक की कुछ लंबाई है, आप कहेंगे बिल्कुल। इसको हम L1 कह दें, आप कहिएगा बिल्कुल कह दीजिए सर। अब मेरे मित्र ये फलक्रम पॉइंट से लेके लोड पॉइंट तक कुछ लंबाई है, आप कहेंगे बिल्कुल। इसको L2 कह दें, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये जो आप उत्तोलक सिद्धांत के अनुसार भार इंटू भार भुजा इक्वल टू प्रयास इंटू प्रयास भुजा कह रहे हो, इसको आप भार को अगर W से रिप्रेजेंट करो और भार भुजा आपका L2 है, तो W इंटू L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रयास भुजा, ये आपका क्या हो जाएगा? एफर्ट, E फॉर एफर्ट इंटू आप सभी कहेंगे गुरुजी L1। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर उत्तोलक का सिद्धांत कहता है भार इंटू भार भुजा इक्वल टू प्रयास इंटू प्रयास भुजा होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मेरे मित्र ध्यान रखना आप कि यांत्रिक लाभ वेगानुपात और दक्षता में संबंध होता है। यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो पहला चीज आप सभी ध्यान रखेंगे कि दक्षता इक्वल टू यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात होता है। तो हम यांत्रिक लाभ इक्वल टू क्या कह सकते हैं? सर दक्षता इंटू वेगानुपात, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया यहां पे। अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को MA से रिप्रेजेंट करें, दक्षता को न्यू से रिप्रेजेंट करें और वेगानुपात को VR से, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी हम MA इक्वल टू N इंटू VR लिख सकते हैं। आपके मन में आएगा गुरुजी ये वेगानुपात क्या होता है? ध्यान देना, इसको वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, और ये प्रयास का विस्थापन और भार के विस्थापन का अनुपात होता है। जो वेगानुपात है ये प्रयास का विस्थापन और भार के विस्थापन का अनुपात है। और ध्यान रखेंगे कि दक्षता यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात भी होता है। कोई भी मेरे मित्र आदर्श मशीन होगा तो उसकी दक्षता 100% होगी। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? आप कहेंगे 100%। और याद रखना कि चूंकि आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, इसीलिए आदर्श मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा किसके बराबर होता है? वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। तो अगर आपके एग्जाम में सिंपल मशीन से संबंधित सवाल पूछने हैं तो मेरे मित्र इतना से ही पूछा जाएगा। इसको आप सभी कंठाग्र कर लीजिएगा, यही सरल मशीन में आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला की। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा एवं ताप। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि उष्मा और ताप को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि गुरुजी ये हीट क्या होती है और फिर टेम्परेचर क्या होती है। टेम्परेचर क्या होती है, दोनों अलग अलग टर्म हैं। अब हमारे बहुत सारे भाई बंधु दोनों को सेम समझ लेते हैं, सेम नहीं समझना है। ध्यान रखना कि उष्मा की जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? सर उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, और जिस वक्त उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जा रही होती है तो हस्तांतरित जो हीट एनर्जी है वही उष्मा कहलाती है। तो भाई मेरे उष्मा अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी कहेंगे ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। और अगर हम तापमान की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान रखना कि तापमान किसी भी वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप है।
तो कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए, उष्मा आप सभी कहेंगे ऊर्जा का एक रूप है, तापमान कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है इसका मेजरमेंट है। तो आप ये कह सकते हो तापमान के बारे में, किसी वस्तु की किसी किसी वस्तु की किसी वस्तु की उष्णता किसी वस्तु की उष्णता एवं शीतलता की माप, उष्णता एवं शीतलता की माप आप सभी याद रखेंगे गुरुजी टेम्परेचर यानी कि तापमान कहलाता है। अब ध्यान देना, उष्मा की इकाई से संबंधित कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं और बेसिक लेवल पे आप देखेंगे तो ज्यादातर जो हीट से सवाल पूछे गए हैं वो हीट और टेम्परेचर के यूनिट हैं और साथ ही साथ आपको थर्मामीटर के कुछ रेंज पूछे गए हैं। मेरे मित्र याद रखना कि उष्मा की एसआई इकाई हम लोग क्या लिखेंगे सर, जूल लिखेंगे, और उष्मा की सीजीएस यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी कैलोरी लिखेंगे। याद रहेगा ये चीज, उष्मा का एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट कैलोरी। एक जूल में कितना कैलोरी होगा, 0.24 कैलोरी। एक कैलोरी में कितना जूल होगा, याद रखना 4.186 जूल। और एक BTHU में कितना कैलोरी होगा, 252 कैलोरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र अगर हम लोग तापमान की बात करेंगे तो आपने इसी सेशन में यूनिट एंड मेजरमेंट में देखा है कि हमारे फिजिक्स में टोटल 7 मूल राशि हैं। तो तापमान आपका क्या है, आप सभी कहते हैं गुरुजी मूल राशि। क्या है, मूल राशि। और इसका यूनिट आप कहेंगे गुरुजी केल्विन। तापमान का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखना कि उष्मा का अगर यांत्रिक तुल्यांक आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप सभी याद रखना उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं और J इक्वल टू W/Q होता है। तो मेरे मित्र ये जो W है ये क्या है, आप सभी याद रखना किया गया कार्य। W क्या है, किया गया कार्य, और Q क्या है, आप सभी कहेंगे उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जो कि J इक्वल टू W/Q के बराबर होता है। ध्यान देंगे आप सभी कि यहां पे मेरे मित्र हमने लिखा है परम शून्य ताप, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोला जाता है। यूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर आप जितना चाहो, जितनी मर्जी हो उतना ले सकते हो, लेकिन मेरे मित्र जो न्यूनतम तापमान है उसकी एक सीमा है। सर न्यूनतम तापमान 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकती। और याद रखना कि मेरे मित्र जो केल्विन में मापी गई ताप होती है उसको परम शून्य ताप कहते हैं, और मेरे मित्र 0 केल्विन को हम लोग क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। 0 केल्विन कितना के बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो परम शून्य ताप क्या है, आप सभी कहेंगे वह न्यूनतम ताप है जिससे नीचे और कोई ताप संभव नहीं है। अब ध्यान रखना अगला पॉइंट है तापमापी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे, नाम से ही स्पष्ट है। तापमापी मतलब ताप को मेजर करने वाला। और किसी भी टेम्परेचर को आप कैसे मेजर करते हो, थर्मामीटर से। और थर्मामीटर कई प्रकार के हैं सर, आपका लिक्विड थर्मामीटर होता है, पारा का थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है, लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है। ये अलग अलग थर्मामीटर हैं जिसकी अपनी अपनी उपयोगिता है। जिसमें से 2 कॉमन थर्मामीटर हैं जिसके बारे में आपसे लगातार सवाल पूछा जाता है। पहला डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको हम लोग क्लिनिकल तापमापी कहते हैं। इसको डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोला जाता है। वही थर्मामीटर है जिसके थ्रू आपको बुखार लगता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। मेरे मित्र याद रखना कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसका रेंज कितना होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब ये हुआ कि डॉक्टरी थर्मामीटर लोवेस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकती है और हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकती है। साथ ही मेरे मित्र लेबोरेटरी थर्मामीटर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। और याद रखना कि प्रयोगशाला थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ये दोनों रेंज याद रखेंगे, आप सभी छात्रों के लिए काफी भी आए हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र याद रखना कि यहां पे आप डिग्री सेल्सियस देख रहे हो,
कहीं पे आप डिग्री फ़ारेनहाइट देखते हो, कहीं पे आप केल्विन की बात करते हो। तो मेरे मित्र केल्विन हो, डिग्री सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, रूमर हो, ये सब ताप मापने के स्केल हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे सवाल ये कर लिया जाए कि निम्न में से ताप मापने के स्केल हैं, तो आप कह सकते हो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर। याद रखना सेल्सियस स्केल में सबसे न्यूनतम ताप क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 0 डिग्री सेल्सियस। उच्चतम ताप की बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। मेरे मित्र इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग न्यूनतम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। साथ ही ध्यान रखेंगे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है और वो संबंध है C/5 = F-32/9। ये भी याद रखना, कई बार डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने के लिए आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि अगर हम लोग ऊष्माधारिता की बात करते हैं, हीट कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो ये ऊष्मा की मात्रा बटा ताप में वृद्धि का अनुपात है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर केल्विन। ऊष्मा चालकता, इसको इंग्लिश में थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। मेरे मित्र इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है? QL/A डेल टी, जहां पे Q क्या है? आप सभी कहेंगे ऊष्मा, L क्या है? दो आइसोथर्मल पॉइंट के बीच की दूरी, A एरिया, डेल टी आप सभी कहेंगे सर चेंज इन टेम्परेचर। मेरे मित्र याद रखेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर केल्विन। इसका ऐसा यूनिट VI है, सवाल पूछा गया था। ध्यान देना कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है, यानी कि कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कहता है कि हीट लॉसेज बाय हॉटर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए कि निम्न में से क्या सर कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कहलाता है, तो आप सभी कहेंगे कि किसी गर्म वस्तु के द्वारा जितनी ऊष्मा लॉस की जाती है, किसी ठंडी वस्तु के द्वारा उतनी ही ऊष्मा का धारण किया जाता है। मतलब M1 = C डेल T1 = M2 C डेल T2 आप कह सकते हैं। ध्यान रखना कि ये C क्या है? आप कहेंगे M तो समझ रहे हैं, डेल T भी समझ रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर है, लेकिन गुरुजी C, मेरे मित्र C को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट बोलते हैं और स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला Q = M × डेल थीटा होता है, या इसको आप डेल T भी कह सकते हैं। और इसीलिए आप क्या कहते हो कि सर Q = MC डेल थीटा होता है या MC डेल T होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना और ध्यान रखिएगा, अगर हीट एंड टेम्परेचर से कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, किसी जो ऊष्मीय राशि है उसका यूनिट पूछा जाएगा, मेरे मित्र इतना सही काम बन पा जाएगा आपका, इससे ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर किसकी? बात कर लेते हैं अपने लास्ट चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, इसको मौलिक विद्युत बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी ने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा है और उस चैप्टर में जितने फॉर्मूला आए हैं वही यहां पे मेंशन किया हुआ। पहली शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं सर? कूलम्स लॉ से करते हैं। कूलम्स लॉ से करते हैं, ये ध्यान में रखना। कूलम का नियम। और मेरे मित्र कूलम का नियम क्या कहता है समझना कि दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पर हो तो इस दोनों के बीच जो उत्पन्न आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो दोनों ही आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और मेरे भाई इसी को जब आप कहोगे कि सर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 × Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन Q1 × Q2, तो आप सभी कह सकते हो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, ये कांस्टेंट लाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आप सभी याद रखना कूलम का नियतांक। कूलम का नियतांक कहते हैं। और ये जो कूलम का नियतांक है इसका वैल्यू कितना होता है? K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। सर ये एप्सिलॉन नॉट तो पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन ये है क्या? निर्वात में विद्युतशीलता है चला। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे मित्र इप्सिलॉन आर आप सभी याद रखना माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता है और इप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं सर? 1 लिखते हैं। ध्यान रखेंगे स्टैटिक तौर पे कि 1 एम्पियर की धारा अगर किसी वायर से बह रही है,
1 एम्पियर की धारा किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर रही है तो प्रति सेकंड उससे गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी चालक तार से या किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा गुजर रही है तो गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट मेरे मित्र, विद्युत तीव्रता का ऐसा यूनिट पूछा गया था, आप याद रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर होता है। आवेश की अगर हम लोग बात करेंगे आप सभी कहेंगे Q इक्वल टू IT हो जाएगा। अच्छा, आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? आप सभी कहते हो गुरुजी कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्रों याद रखना कि 1 कूलम इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे विद्युत धारा है तो I विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर, तो सर याद रखेंगे 1 कूलम्ब 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। 1 कूलम्ब 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। चूंकि Q इक्वल टू IT कह रहे हो तो चला आप I इक्वल टू Q बटा T भी कह सकते हो। यही क्या है? विद्युत धारा है। मतलब आप ये कह सकते हो आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि ये जो विद्युत धारा है इसका यूनिट आप कहते हो गुरुजी एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। याद रखना कि इसका छोटा यूनिट क्या होता है? मेरे मित्र छोटा यूनिट मिली एम्पियर होता है, जो कि 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, छोटा यूनिट क्या होता है? मिली एम्पियर, जो कि 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। ध्यान देना, धारिता कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। और फॉर्मूला Q/V होता है। याद रखना Q क्या है? आपका आवेश है। Q क्या है? आवेश। मेरे मित्र V क्या है? आप सभी कहेंगे वोल्टेज बोल लें या विभव बोल लें। तो आवेश और वोल्टेज के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता। और इसका ऐसा यूनिट फैराडे होता है या फैराड कह सकते हो। और एक जो इसकी छोटी यूनिट होती है वो होती है माइक्रोफैराड। और 1 माइक्रोफैराड कितना के बराबर होती है? 10⁻⁶ फैराड के बराबर होती है। तो पहला तो आप बेसिक इसके बारे में याद ही रखेंगे, इतना सा पॉइंट। अब आगे आप सभी ध्यान रखना कि विभव बोल लें या विभवांतर बोल लें। हालांकि विभवांतर कहते हैं तो VA-VB कहते हैं। ठीक है, तो विभव जो है वो कार्य और आवेश का अनुपात होता है। विभव कार्य बटा आवेश का अनुपात है। अब यहीं पे भैया मेरे अगर विभवांतर हम बोल दें तो ये VA-VB होगा और आप क्या कहेंगे? W/Q हो जाएगा। VA-VB इक्वल टू W/Q हो जाएगा। अब मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि विभव का ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? विभव या इसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विभव या वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 वोल्ट क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है, आवेश का ऐसा यूनिट आपने अभी बताया है कूलम्ब होता है। तो मेरे मित्र 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 1 जूल पर कूलम्ब। अब ध्यान रखना कि ओम का नियम क्या है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा यह बताया गया कि अगर किसी परिपथ का ताप नियत हो, ध्यान देना ओम के नियम के अनुसार कि अगर किसी परिपथ का ताप नियत हो, ठीक है, तो जो बहने वाली धारा होगी उस परिपथ की वो वोल्टेज के समानुपाती होगी, V समानुपाती I। अब यहां से अगर हम समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो R ले आएंगे और V इक्वल टू हम लोग IR कहते हैं और यही ओम का नियम है। चला याद रखना कि R जो है वो क्या है? ओम्स का कांस्टेंट है या ओम के नियम का नियतांक है। ओम के नियम का नियतांक है। और मेरे मित्र चूंकि V इक्वल टू IR कह रहे हो तो आप सभी ये ध्यान रखना कि यहां से हम 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला R इक्वल टू V/I और फिर I इक्वल टू आप सभी कहेंगे V/R। I इक्वल टू V/R।
याद रखना, कई बार सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्न से ओम के नियम का नियतांक है, और वहां पे आर नहीं दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, V बटा आई। चूंकि जो आर है, जिसको हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं, ये ओम के नियम का नियतांक है, इसीलिए मेरे मित्र याद रखेंगे कि आर वोल्टेज और धारा के अनुपात के बराबर है, तो वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या है, ओम के नियम का नियतांक है। अब याद रखना कि प्रतिरोध आप सभी समझ रहे होंगे, प्रतिरोध आप सभी समझ रहे होंगे कि सर रेसिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे भाई आप सभी क्या कहते हो कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उससे प्रवाहित धारा का विरोध करता है। तो मेरे मित्र याद रखना कि यह प्रतिरोध कई कारक पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई, चालक की प्रकृति, तापमान और क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरे मित्र हम सभी कहते हैं कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहां क्या पाते हैं, R इक्वल टू रो एल बटा ए, R इक्वल टू रो एल बटा ए। अब ध्यान देंगे कि यहां पे ये L चालक की लंबाई है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये जो रो देख रहे हो इसको हम यहां पे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि अगर हम लोग रो इक्वल टू बात करें, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आर ए इक्वल टू सर रो एल हो जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे आर ए बटा एल। अब याद रखना कि ये जो प्रतिरोध है इसका यूनिट, एसआई यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, सर एसआई यूनिट ओम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे हमेशा कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट सर ओम होता है। और यहां पे आर इक्वल टू V बटा आई देख रहे हो, तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि सर एक ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर, आप ये कह सकते हो। चूंकि सर R इक्वल टू V बटा आई है तो ओम के नियम से 1 ओम कितना के बराबर होगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होगा। अब मेरे मित्र ये जो रो है इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो याद रखना आप सभी कि इसका यूनिट क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर आर का यूनिट, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, ये एल मीटर है, ये मीटर इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो ओम मीटर किसका यूनिट हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ओम मीटर प्रतिरोधकता का यूनिट हो जाएगा। अब ध्यान देना कि प्रतिरोधों का संयोजन भी किया जाता है और वो 2 तरीके से। पहला क्या होता है, चला आप सभी याद रखेंगे, पहला होता है श्रेणी क्रम, जिसमें हम लोग प्रतिरोध को बस R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन करते चले जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, थ्योरी वाले पोर्शन में आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि सर 1 बटा आरपी इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान समान होता है जबकि विभव अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध से बहने वाली धारा अलग अलग होती है, विभव समान होता है। ये दोनों बात भी कंठाग्र कर लेना। मेरे मित्र चालकता की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको कैपेसिटी कंडक्टेंस बोलते हैं और रिप्रेजेंट G से करते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, जिसको हम लोग G इक्वल टू 1 बटा R कहते हैं और फॉर्मूला सीमेंस हो जाता है। विशिष्ट चालकता की बात करते हैं तो ये देखो रो है, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है चला, विशिष्ट प्रतिरोध। तो किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे विशिष्ट चालकता कहलाता है। और किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी सीमेंस कहलाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि अगर हम लोग H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सर जूल का उष्मीय नियम। इसको क्या कहते हैं, जूल का उष्मीय नियम, जूल का उष्मीय नियम। अब मेरे मित्र जूल ने अपने उष्मीय नियम में क्या बताया था कि अगर किसी चालक से
एक निश्चित समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो चालक गर्म हो जाता है, और जो चालक गर्म होता है उस गर्मी से उसमें उष्मा निकलती है जो कि किस फॉर्म में होता है, आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में होता है। तो जूल ने बताया कि इफ आर एवं टी क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, तो मेरे मित्र जो उत्पन्न उष्मा होगी वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। फिर जूल ने बताया अपने नियम में कि इफ आई एवं टी बोथ आर कांस्टेंट, आई और टी नियत हो, तो एच जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी। एच किसके समानुपाती होगी, प्रतिरोध के समानुपाती होगी। फिर उन्होंने बताया कि इफ आई एंड, ठीक है, इफ आई एंड, अच्छा यहां पे आपका एच आई स्क्वायर के हो गया, फिर सर आर के समानुपाती हो गया, ठीक है, अब टी के समानुपाती होना चाहिए। तो इफ आई एंड आर आर कांस्टेंट मतलब प्रतिरोध नियत हो, ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखना कि एच क्या होगा सर, समय के समानुपाती होगा, समय के समानुपाती होगा। अब मेरे मित्र केवल इतना भर से काम नहीं चलेगा कि आर और टी नियत हो तो आई के समानुपाती, आई टी नियत हो तो आर के समानुपाती होगा उत्पन्न उष्मा, और आई और आर नियत हो तो सर समय के समानुपाती होगा। इतना से काम नहीं चलेगा, आपको ये ध्यान रखना होगा मेरे मित्र कि चूंकि आप सभी कहते हो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, और आप ये भी कहते हो कि गुरुजी I इक्वल टू भी बटा आर होता है, इसीलिए मेरे मित्र H इक्वल टू आई के जगह भी बटा आर रख दो, तो सर भी बटा आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और H इक्वल टू क्या होगा, भी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। मेरे मित्र ये आर इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी H इक्वल टू भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होगा सर जब क्वेश्चन में वोल्टेज, रेसिस्टेंस और टाइम दिया हुआ रहेगा तब। अब नेक्स्ट मेरे मित्र, चूंकि आप सभी कहते हो कि गुरुजी R इक्वल टू भी बटा आई होता है ओम के नियम से, तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि सर H इक्वल टू तो आई स्क्वायर आर टी होता है, तो हम H के जगह H इक्वल टू आई स्क्वायर, R के जगह भी बटा आई कर दें और फिर ये T कर दें, ये I इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और H इक्वल टू भी आई टी, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र, जरूरी फॉर्मूला है। कौन कौन सा, तो पहला तो ये, दूसरा आप कहेंगे ये, और तीसरा ये। नेक्स्ट ध्यान देना कि P इक्वल टू भी आई, P इक्वल टू आप सभी कहते हो बड़ा शौक से कि भी आई, इसको हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। अब यहां भी तो आप कहोगे कि गुरुजी चूंकि भी इक्वल टू हम लोग भी इक्वल टू आई आर कहते हैं, भी इक्वल टू क्या कहते हैं, आई आर, इसीलिए P इक्वल टू भी आई है, तो भी के जगह आप आई आर इंटू आई रख दो, तो आप कहेंगे P इक्वल टू गुरुजी ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला P इक्वल टू भी आई, दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, याद रखना। अब फिर ध्यान देना, चूंकि I इक्वल टू भी बटा आर कहते हो और P इक्वल टू क्या है, भी आई, तो भी के जगह भी बटा आर, सॉरी भी तो आपका नियत ही रहेगा, ठीक है, और आई के जगह क्या होगा सर, भी बटा आर हो जाएगा। तो ये हमारा भी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, यानी कि पावर के लिए आप ये फॉर्मूला भी याद रखना, P इक्वल टू भी स्क्वायर आर। तो ये फॉर्मूला, और साथ ही साथ आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तीनों वैद्युत शक्ति का यूनिट हो जाता है। याद रखना कि ये जो kWh है, किलोवाट घंटा इसको बोलते हैं, और यही आपका एक यूनिट भी होता है। तो सर अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूनिट निकालना होगा, तो उस अप्लायंसेस का जितना वोल्ट होगा, जो एम्पियर धारा ले रही होगी, और जो घंटा होगा, तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटा 1000 आप कह सकते हो। अब ध्यान देना कि यहां पे ये वोल्ट इंटू एम्पियर है, वोल्ट इंटू एम्पियर, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये VIH हो जाएगा। बिल्कुल कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। और ऐसे आप सभी कह सकते हो कि सर वाट, अगर हमें kWh निकालना है, किलोवाट आवर निकालना है, तो हम ये भी कह सकते हैं, यूनिट निकालना है तो जितना वाट है
ठीक है, और जितना घंटा चल रहा है, जितना दिन चल रहा है बटा 1000 आपको क्या निकल जाएगा, यूनिट की संख्या निकल जाएगा। तो आप लिख ही लो, ये चीज भी लिख ही लो कि अगर आपको यूनिट निकालना हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वाट इंटू आवर, वाट इंटू आवर इंटू डे बटा 1000 आप ये भी कह सकते हो, ये ध्यान में रखेंगे। तो मेरे मित्र ये पूरा का पूरा आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन था उसके कंप्लीट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट टर्म का रिवीजन था। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आप में से कोई भी छात्र जिन्होंने पूरे वीडियो को देखा है, शुरू से लेकर के अंत तक देखा है, तो आपके पूरे के पूरे बेसिक साइंस का जो पोर्शन है उसका रिवीजन हो चुका होगा। और उम्मीद करेंगे कि सभी फॉर्मूला भी आप सभी रिवाइज कर लिए होंगे। ध्यान में रखिएगा, आप में से कोई भी छात्र जो अभी भी बचे हुए समय में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को कस्टमाइज तरीके से केवल वही पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है, तो मेरे मित्र आप सभी की सुविधा के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच था उसको अगले 3 दिन के लिए सर 299 में कर दिया गया है। तो आप में से कोई भी छात्र जो बेसिक साइंस पे एक बार और फोकस करना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन के इस बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।